बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बच्चों। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, सब चीज़ों में बरकत अता फरमाए। मेरे बेटा मैं ठीक हूँ, बहुत बेहतर है मेरी तबीयत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आप सबकी दुआएं हैं। बस बेटा आपसे उस दिन भी रिक्वेस्ट की थी कि दुआ करें अब्बू की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। अब्बू की तबीयत अभी तक सही नहीं हुई है, लेकिन हाँ यह है कि थोड़ा सा बुखार कम हुआ है उनका, लेकिन बुखार अभी भी चढ़ रहा है और सुबह शाम एंटीबायोटिक लग रही है उन्हें। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी, अल्लाह पाक ने आप छोटे बच्चों की दुआएं सुनी। कोई शक नहीं है बेटा इस पर, मुझे मुज़फ़्फ़र बहुत सब बच्चों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो मोहब्बत, जो प्यार, जो दुआएं आप सब हमें देते हैं, उसका हमारे पास कोई निमुल बदल नहीं है बेटा। अल्लाह ताला दीन और दुनिया की तमाम नेमतें, खुशियाँ, रहमतें, बरकतें तमाम आपको अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। आप लोग हमारा एसेट्स हैं मेरे बच्चों। हम टीचर्स का हमारे बच्चे ही होते हैं और आप सब हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, हो सके अगर तो संडे को मेरा लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर आप एक बार देख लें। वालेकुम अस्सलाम तौबा। यकीनन आप सब मसरूफ़ लोग हैं। आप जिस तरह थोड़ा बहुत तब मैं भी आप लोगों को जान ही गया हूँ, तो यकीनन कुछ बच्चों को टाइम मिला। वालेकुम अस्सलाम एहसन बेटा। वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब। मेरे बच्चों, अगर खुदा न खास्ता टाइम नहीं मिला तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही आज मौका, मेरा फ्राइडे वाला लेक्चर प्लीज़ 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 ज़रूर देख लीजिएगा। इस्माइल ने बड़ी ईमानदारी के साथ माशाल्लाह कल ग्रुप पे लिख के भी लगाया था कि सर इमरान का लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें। तो जिन बच्चों ने रिव्यू कर लिया, देख लिया, चीज़ों को एक बार देख लिया, उनका मैं थैंकफुल हूँ। बग़ैर वक्त ज़ाया किए, क्योंकि हमारे पास एक यूनिट है, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आपको याद दिलाते चलें कि हमने आपको लास्ट क्लास में ये समझाने की कोशिश की बच्चों कि नेट इनकम हो या बिज़नेस को लॉस हो, उस नेट इनकम और नेट लॉस को हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड और कुछ चीज़ें लेस करेंगे। तो वो ऐड होने वाली चीज़ों में हमने कहा डेप्रिसिएशन। इसी तरह डेप्रिसिएशन के बाद यहाँ दो नाम लिखे हुए हैं, एक एमोर्टाइजेशन और एक डेप्लीशन। ये क्या है सर? डेप्रिसिएशन आप सब जानते हैं, नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, राइट, उन पर होने वाले एक्सपेंस को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट tangible asset except land over its useful life is called depreciation। ठीक है मेरे बच्चों। और amortization क्या है? amortization intangible assets की कॉस्ट को जब आप कम करते हैं। और डिप्लीशन क्या है प्यारे बच्चों? जब हम नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं
ज़मीन से, मुख्तलिफ जगहों से, तो उसकी कॉस्ट को जब हम कम करते हैं उसे डिप्लीशन एक्सपेंस कहते हैं। अगर आप गौर करें तो इन सब खर्चों में पैसे नहीं जाते, लेकिन ये खर्चे हमारी इनकम को कम करते हैं, इसलिए इन्हें ऐड बैक करना सिखाया। ठीक है, लॉस पे और गेन पे आगे जाके बात करेंगे, अभी बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये भी बहुत जल्दी पिक कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा फॉर्मेट पे भी आ रहे हैं ना हम आपके ऐसे लोग के फॉर्मेट पे, इस पे तो इस पे भी बात करूँगा थोड़ा सा बच्चों, राइट। अच्छा, उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप सब मेरे साथ हैं, अभी जाग रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, तो मेरे बच्चों मैंने आपको बताया कि नेट इनकम में ऐड करना सीखी हमने कुछ चीज़ें, और नेट इनकम से लेस करना भी कुछ चीज़ें सीखी। अच्छा, क्या थी? हमने कहा कि भाई अगर आपका ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा हो तो इसका मतलब है आपके पास से कस्टमर का वादा जा रहा है, और आपके पास से अगर कस्टमर का वादा जा रहा है, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसे अपनी नेट इनकम में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अच्छा, और इसी तरह अगर आपका ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, इंक्रीज, सर हमें कैसे पता चलेगा बढ़ रहा है कम हो रहा है? हमें दोनों ईयर के ट्रेड रिसीवेबल दिए होंगे, 2019 के और 2020 के, 2020 के और 2021 के ट्रेड रिसीवेबल हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। हम दोनों को देखकर डिफरेंस निकालेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी तरह अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसमें से हम कहेंगे कि हमारे पास इंक्रीज होने का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल जब इंक्रीज हो रहा होगा तो आपने उसे क्या करना है? लेस करना है, याद रहे डिडक्ट करना है जब क्या हो रहा हो? वो इंक्रीज। और जब वो डिक्रीज हो रहा हो तो उसे ऐड क्यों करना है सर? इसकी बहुत मतलब मैं जल्दी जल्दी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं पूरी बात कहूँ फिर फायदा क्या, पुराना लेक्चर पूरा रिपीट हो जाएगा। तो मैं बस शॉर्ट वर्ड्स में कह देता हूँ कि जब ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा हो? डिक्रीज, इसका मतलब है कि हमारे पास से पुराना वादा भी चला गया, हमारे पास से पुराना। डिक्रीज का मतलब सोचो, देखो एक एग्जाम्पल बनाओगे ना अपने दिमाग में ऐसे, जैसे मैं कहूँगा कि मैं साल के पहले दिन कह रहा था मुझे लोगों से लेने हैं 5 लाख रुपीज़, साल के आखिरी दिन में कह रहा हूँ मुझे लोगों से लेने हैं 3 लाख रुपीज़, तो आप सब यकीनन अल्लाह के हुक्म से कहोगे कि सर हमारा ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख से डिक्रीज हुआ। इसका मतलब इस साल अगर हमने किसी को उधार पे सामान बेचा भी था तो हमने वो पैसे भी ले लिए, और वो जो हमने पुराने वाले 5 लाख लेने थे उसमें से भी हमने 2 लाख रुपए रिकवर कर लिए। अच्छा, अब इस साल का इनकम स्टेटमेंट जो बना होगा उसमें यकीनन सिर्फ वो अमाउंट ऐड हुई है जो इस साल की सेल्स है। जो पिछले साल के पैसे हैं वो तो उसमें ऐड नहीं हुए हुए, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने नेट प्रॉफिट को एग्जैक्ट कैश की शक्ल में देखना चाह रहे हैं कि वो कितना है हमारे पास। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? वो जो ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज, यानी पुराना रिसीवेबल हमारा चला गया हमारे पास से, इसका मतलब है उसके बदले में हमारे पास क्या आया? पुराना रिसीवेबल अगर चला गया तो हमारे पास आया कैश। बनीन बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, बाकी सब भी अगर साथ दें तो बहुत अच्छा होगा, वरना फिर कम से कम आधी क्लास नहीं तो भाई 20% 30% बच्चे तो मेरे सवाल का जवाब दें ताकि मैं थोड़ी सी हिम्मत बना के आगे बढ़ूँ, वरना एक दो बच्चों के जवाब से आपको पता है कि फिर बात नहीं बनती। हाँ, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ अंजिया। देखें, मैंने कहा कि आप यूँ समझिए इस बात को कि ट्रेड रिसीवेबल अगर डिक्रीज हो रहा है तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, ट्रेड रिसीवेबल का डिक्रीज होना क्या शो करता है? अगर साल के पहले दिन मैं कह रहा हूँ मुझे कस्टमर से लेने थे 5 लाख रुपए, तो ये कौन से कस्टमर है? 2020 के पहले दिन मैं कह रहा हूँ मुझे 5 लाख रुपए लेने हैं ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट, तो ये कौन से ट्रेड रिसीवेबल है? कौन से ईयर के कस्टमर्स हैं? 2019 के कस्टमर हैं। अगर ये 2019 के कस्टमर हैं तो मैं इनसे पैसे लेने का कब बता रहा हूँ आपको? 2020 के जनवरी 1 को।
अच्छा, फिर 2020 का दिसंबर 31 आ गया, सही है। तो अगर 2020 का दिसंबर 31 आ गया तो सोचने की बात यह है कि भाई मैंने इस साल भी लोगों को उधार पे सामान बेचा होगा 2020 के दिसंबर 31 तक मैंने इस साल भी लोगों को उधार पे सामान बेचा। अब हम आपको समझाने के लिए ऐसे कह रहे हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आसान तरीका यही है जो मैं अख्तियार कर रहा हूँ, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। क्या? कि भाई अगर मैं ये फर्ज करूँ कि मैंने इस साल किसी को भी उधार पे सामान नहीं बेचा, क्योंकि देखो ऐसा मुमकिन नहीं है ना, लेकिन आसान तरीन एग्जाम्पल ये है, अगर मैं फर्ज करूं मैंने 2020 में किसी को उधार पे सामान नहीं बेचा, सारा का सारा सामान कैश पे बेचा, जितने का माल बेचा उतने पैसे हाथ के हाथ रिसीव कर लिए, एग्री करते हो? तो फिर मेरे तो जितना सामान बेचा वो सारी सेल मेरे इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई होगी, और अगर इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई होगी तो इसका मतलब है मेरे पास सेल से जितने पैसे इस साल के आए वो तो लिखे हुए होंगे ना, क्योंकि मेरी सारी सेल मैं कह रहा हूँ 2020 में किस पे हुई? कैश पे। ठीक है, तो वो सारी तो मेरी इनकम स्टेटमेंट में ऑलरेडी क्या है? ऐड है, क्योंकि मेरी सेल्स में मेरा प्रॉफिट का इफेक्ट चला गया। मेरी पूरी सेल जब इस साल कैश पे हुई 2020 में, तो मेरे प्रॉफिट में मेरी पूरी सेल शामिल है, एग्री? मेरे प्रॉफिट में मेरी पूरी सेल शामिल है, एग्री? एग्री। ओके। तो फिर वो जो मेरा पुराना ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख से 2 लाख 3 लाख रह गया, तो वो 2 लाख से हुआ कम। इसका मतलब है मैंने पिछले साल के ट्रेड रिसीवेबल के पैसे भी वसूल कर लिए, मेरे पास पिछले साल के पैसे भी आ गए, लेकिन वो पैसे क्या मेरे कैश में ऐड हुए हुए हैं? वो जो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पास नहीं, तो क्या करना चाहिए उसको? इसका मतलब है अगर ट्रेड रिसीवेबल हो रहा हो डिक्रीज, तो उसे करना चाहिए अपनी इनकम में ऐड, नेट प्रॉफिट में ऐड करना चाहिए। यानी ट्रेड रिसीव, अच्छा देखो, देखो ऐसे कहते हैं, अब मेरी बात सुनो तुम सब मेरा जुमला सुनो, अल्लाह के हुक्म से समझ भी आएगा और मुझे भरोसा है तुम याद भी रखोगे। देखो मैं जिस तरह कहूँ ना वैसे तुम भी कहने की कोशिश करो, रिपीट करना दिल ही दिल में मेरी बात को। जब ट्रेड रिसीवेबल कम होगा तो पैसों में लाजमी होगा, ट्रेड रिसीवेबल का कम होना इस बात की अलामत है कि हमारे पास पैसे, बिल्कुल सही। ट्रेड रिसीवेबल का कम होना इस बात की अलामत है कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं। मैं आप सबका दिल से थैंकफुल हूँ जो जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुस्तकिल। अगर क्लास के तमाम बच्चे पार्टिसिपेट करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि मैं अगर आप कहीं गलत कोई चीज़ कॉल करें तो मैं आपको बता सकूँ। बहरहाल जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे यकीन करें मैं दिल से बड़ी कदर करता हूँ उन सब लोगों की। प्यारे बच्चों, अगर आपको डिक्रीज याद आ गया तो इंक्रीज को अब याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना इस तरह फिर पूरी क्लास इसमें वेस्ट हो जाएगी। सेम क्राइटेरिया अप्लाई होता है, लेकिन आप देखें कि ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो तो इनकम में ऐड होता है, लेकिन ट्रेड पेबल इंक्रीज हो तो इनकम में ऐड होता है, सही है। और ट्रेड पेबल डिक्रीज हो तो इनकम से लेस होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर ज़्यादा लंबी तमीज़ नहीं मानूंगा, बिल्कुल इसका वाइस वर्सा है, अपोजिट है। कैसे? कॉमन सेंस से मुझे बताओ, ट्रेड पेबल अगर क्या हो रहा है, देखो इधर मेरा कर्सर देखो और बोलो, ट्रेड पेबल अगर क्या हो रहा है? हाँ, ट्रेड पेबल क्या हो रहा है बच्चों? अगर डिक्रीज, कम, तो मुझे बड़े इत्मीनान से ना साथ साथ बोलो, अल्लाह के हुक्म से तुम यकीनन बोल सकते हो। अगर ट्रेड पेबल कम हो रहा है तो इसका मतलब है हम सप्लायर को पैसे, हम अशकान जवाब दो, हम सप्लायर को पैसे, जी अशकान भाई, हम सप्लायर को पैसे, अशकान तुम्हारा जवाब नहीं आया, मैंने तुम्हारा नाम लेके बोला है। चलो तुम्हारी मर्जी है यार, जवाब देते हो तो अच्छी बात है। जी सर नहीं बोलना, जवाब देना है। जो मैं सवाल कर रहा हूँ मेरे जुमले को मुकम्मल करना है, पूरी क्लास जवाब देती है। आप में से कुछ लोग हैं जो पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में घूम रहते हैं भाई। अगर ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है, इतना पूरा सेंटेंस तरीके से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने तो सही।
किधर दिमाग है भाई? ट्रेड पेबल अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है हम सप्लायर को पैसे दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया बच्चों आप सबके कहने का, खुश रहिए। अगर हम पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब है कैश डिक्रीज हो रहा है। ट्रेड पेबल का डिक्रीज कैश का डिक्रीज की अलामत है। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, मैं एक लम्हे के लिए एक जुमला कहता हूँ, अगर आपने पिक कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा आपकी मैथमेटिक्स ज़बरदस्त है, वरना मैं समझ जाऊंगा आपकी मैथमेटिक्स भी आपकी तरह ख़त्म है बच्चों। देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि करंट लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो कैश के पैरेलल है, या करंट लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो कैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट एसेट का इंक्रीज और डिक्रीज कैश में कैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट एसेट्स का इंक्रीज और डिक्रीज कैश के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सर क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि लायबिलिटी का कम होना कैश को भी करता है कम, लायबिलिटी का बढ़ना कैश को, लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी बढ़ती है कैश भी बिजनेस में, लायबिलिटी बढ़ती है कैश भी बिजनेस में बढ़ता है, सही है। लायबिलिटी कम होती है कैश भी बिजनेस में, लाइबिलिटी कम होती है, साथ दीजिए प्लीज, जवाब लिख के भेजिए, आपका शुक्रिया। लाइबिलिटी कम होती है तो बिजनेस में कैश भी कम होता है। इट मीन्स लाइबिलिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैश। लाइबिलिटी बढ़ेगी कैश बढ़ेगा, लाइबिलिटी कम होगी कैश कम होगा। बट इन केस ऑफ करंट एसेट्स, अच्छा प्यारे बच्चों याद रहे कैश भी हमारा करंट एसेट है, लेकिन हम उसके अलावा करंट एसेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैश भी तो हमारा करंट एसेट है, लेकिन उसके अलावा जो करंट एसेट है ना, हम उनको फोकस कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कैश जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लाइबिलिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, और करंट एसेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब हुआ? करंट एसेट बढ़ेंगे, करंट एसेट बढ़ेंगे कैश कम होगा, करंट एसेट कम होंगे कैश बढ़ेगा, अपोजिट वाली बात। अच्छा सर कौन याद रखता है सर, इतना कैसे याद रखेंगे? तो भाई सिर्फ इतना याद रख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता याद रख लो कि करंट लायबिलिटी कम होंगी कैश कम होगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी कैश बढ़ेगा। अगर इतना भी याद रख लिया तो पेपर में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगी ये बात कि यार करंट लायबिलिटी जो है वो कैश के आने और जाने की अलामत है। करंट लायबिलिटी बढ़ती है कैश बढ़ता है, करंट लायबिलिटी कम होती है कैश कम होता है। अगर इतना भी याद रह गया तो ऑटोमेटिकली इसका अपोजिट दिमाग में आ जाएगा। वो कि जी बहुत टाइम लगा दिया मैंने इस पे, मैंने कोशिश की कि मैं आपको याद भी दिलाऊं और बहुत अच्छे से क्लियर करूं चीज़ें। अब हमने करना क्या है, मैं इसको फाइनलाइज करूंगा, बहुत तवज्जो चाहिए होगी। मैंने कहा था हम बिजनेस की नेट इनकम निकालते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तहत, जिसमें हम तमाम रेवेन्यूज जो हम कमा चुके हैं चाहे हमें नहीं मिले वो लिखते हैं, जिसमें तमाम एक्सपेंसेस जो अदा कर चुके हैं वो भी, और जो अभी तक अदा नहीं किए वो भी लिखते हैं, तो हमें बिजनेस की नेट इनकम पता चलती है। अगर हम इसमें एडजस्ट कर दें, रिकनसाइल कर दें नेट इनकम को नेट कैश फ्लो से, तो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पता चल जाएंगी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? अब हम आपको बिजनेस में जितना भी कैश आता और जाता है उसको 3 एक्टिविटीज़ से एक्सप्लेन करना सिखाएंगे। इस 3 में से ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा मेजर है, पेपर में ज़्यादातर ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक ही सवाल पूछता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ऑपरेटिंग पढ़ाऊंगा, मैं आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आप कैसे लोग प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। ये गिवन भी है तीनों एक्टिविटीज़, तो हम तीनों पे बात करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है?
तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी यही है जो इतनी देर से हम मेहनत से पिछले एक दिन से पढ़ रहे हैं, फ्राइडे से पढ़ना शुरू किया हमने। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। सर क्या मतलब वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का? बिजनेस करने से बिजनेस का असल काम, जो बिजनेस जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपका काम है मर्चेंडाइज खरीदना और मर्चेंडाइज बेचना। तो मर्चेंडाइज खरीदने बेचने से जो कैश आया, सही है, बिजनेस के खर्चे अदा करने से जो कैश आया गया, सही है, यानी बिजनेस की मेजर जो एक्टिविटीज हैं, जो असल बिजनेस के काम हैं, उनसे जो कैश बिजनेस में आए और जाए, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता ये जुमला गौर से सुनिएगा। बिजनेस स्टार्ट होने से पहले नहीं, वहाँ बिजनेस करने के दौरान, बिजनेस करने के दौरान जो पैसे बिजनेस करते हुए जाएं और जो पैसे बिजनेस करने से आए, एक पर्टिकुलर ईयर में, किसी भी पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है, ठीक है माँ, तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, मैं आपको पिछली क्लास से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोला भी, ऐसा नहीं है कि मैंने बोली नहीं ये बात। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जनाब अली, ये हमारे पास कैश फ्लो की दो अप्रोचेस, दो मेथड होते हैं, और हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड नहीं पढ़ते। डायरेक्ट मेथड में हम एक एक चीज़ से अलग अलग लिखते हैं, कैश इससे इतना आया, इससे इतना कैश गया, मर्चेंडाइज खरीदने से कैश गया, मर्चेंडाइज बेचने से कैश आया, मुलाजमीन को मुलाजम सैलरी देने से कैश गया, वो डायरेक्ट मेथड है जिसमें एक एक, और उसमें डायरेक्ट मेथड भी किस चीज़ से रिलेटेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन हम पढ़ते हैं क्या, जी हरीम ज़रा जल्दी आ जाइएगा प्लीज़। तो लेकिन हम पढ़ते हैं क्या बच्चों, हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में मेरे प्यारे बच्चों, ये इनडायरेक्ट मेथड का तरीका है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश मालूम करने का, सही है। और ये जो नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालने का तरीका है डायरेक्ट मेथड का। लेकिन हम इस तरह करेंगे नहीं, लेकिन इस तरह पढ़ने से ना हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखो, कह रहा है कैश इनफ्लोज होता है, मैं हम इस तरह लिखेंगे नहीं, हमने तो क्या करना है, हमने तो नेट इनकम उठा ली ना। जब नेट इनकम उठा ली तो उसमें सेल ऑफ मर्चेंडाइज से जो भी पैसे आए वो उसके अंदर शामिल है, ठीक है। जो मर्चेंडाइज खरीदने की वजह से पैसे गए हैं वो नेट इनकम में ऑलरेडी लेस हो चुके हैं। समझ आ रही है बच्चों बात? बताइए, बात समझ आ रही है? हम इस तरह से हम नेट इनकम में चीज़ें ऐड लेस करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे। और यहाँ पे वो उसको एक्सप्लेन करके दिखा रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चीज़ें होती क्या हैं। तो इसी तरह हमें कोई इंटरेस्ट मिला, हमें डिविडेंड मिला, हमें इन्वेस्टमेंट पे कोई अमाउंट रिसीव हुई, सही। और आउटफ्लोज क्या है प्यारे बच्चों, आउटफ्लोज में मेरे प्यारे बच्चों, हमने मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की, हमने मर्चेंडाइज खरीदी, हमने एक्सपेंसेस अदा किए, मसलन यूटिलिटी एक्सपेंस, इसी तरह एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सही है। हमने इंटरेस्ट अदा किया, हमने टैक्स अदा किया, हमने मर्चेंडाइज, बस यहाँ तक इनफ है। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें खरीदने और बेचने से जो पैसे बिजनेस में आए और गए, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, बात को लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत आसान तरीन लफ्ज़ों में यूँ याद रखो आप सब बच्चे, कि बिजनेस की कोर एक्टिविटीज़ से जो पैसे आते और जाते हैं उसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। असल जो, यानी जो आप मुस्तकिल परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो काम आप बिजनेस में मुस्तकिल बार बार कर रहे होते हैं, उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है। सर हमें कैसे निकालनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? इंशाल्लाह मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। ये फॉर्मेट है, अभी आप मेरी बात सब्र तअम्मुल से सुन लेंगे तो जब मैं इधर इस फॉर्मेट पे आऊँगा, ये देखें अभी शेयर करता हूँ आपसे, अभी शेयर करता हूँ, ये आ गया आपका फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ से शुरू हुई हैं और यहाँ पे ख़त्म, बस इतना सा फॉर्मेट है, सही है। और इसमें आपको सारी जानी पहचानी चीज़ें नज़र आएंगी अल्लाह के हुक्म से, अभी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज जो है ना, मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़
भी चलें, अगर क्लियर कर दूं तो अच्छी बात है। वैसे मैं चाह रहा था मैं ज़्यादा आगे तक जाऊं। बाकी ये 2 एक्टिविटीज़ आप घर पे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, सही है, या अभी हम कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर बहुत लिमिटेड बोलता हूँ, सही है, और फिर आप कोशिश करना घर पे खुद भी पढ़ने की, राइट। देखो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ फिलहाल अली रज़ा हमारे पास आएंगी नहीं। अब तुमने सवाल कर लिया तो मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं किसी कंपनी के शेयर हमने खरीदे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट से कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, ठीक है, और जैसे ही हमें लगता है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ हम उन्हें बेच देते हैं। तो खरीदने से पैसे जाते हैं, बेचने से पैसे आते हैं। जब कोई बिजनेस इस काम को रेगुलर बेसिस पे कर रहा हो तो फिर ये भी उस बिजनेस की कोर एक्टिविटी बन जाती है, इसलिए उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नाम दिया। यानी हम अपने बिजनेस को, जो हमारा काम है हम वो तो करते हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है हम उसे बैंक में जमा करवाने के बजाय अली रज़ा, हम उस पैसों से मार्केट की सिक्योरिटीज़, मार्केट सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब है कि हम दूसरी कंपनियों के शेयर्स, डिवेंचर और इस तरह के सर्टिफिकेट्स खरीद लेते हैं, और ख़रीदते हैं तो पैसे जाते हैं, और जब उन्हें बेचते हैं ज़्यादा पैसों के पैसे आते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है ऑपरेटिंग, लेकिन ये आपके पास आएगी नहीं। लेकिन बहरहाल अब आपने सवाल किया था तो मैंने जवाब दे दिया अली रज़ा, आई होप कि ये थोड़ा बहुत क्लियर है। अच्छा जी, वहाँ मैंने कहा कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज से मुराद है कि किसी कंपनी के शेयर, आप खुद एक कंपनी है लेकिन आप दूसरी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप उसके शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदने से पैसे जाते हैं, कैश आउटफ्लो होता है, और जब आप शेयर बेचते हैं तो वापस आपके पास पैसे आते हैं, और ये काम आप साल में बहुत बार करते रहते हैं। आप अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर खरीदते रहते हैं, और जब आपको लगता है कि उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे बेच के पैसे कमाते हैं, और इस तरह आप अपना बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ट्रीट करते हैं, क्योंकि इससे आप पैसे जनरेट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग का मतलब है वो एक्टिविटीज़ जो प्योरली बिजनेस से पैसे जनरेट करने के लिए हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, यहाँ लिखी हुई एक एक लाइन अगर मैं पढ़ूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मैं इसको बहुत पुरसुकून अंदाज से पढ़ रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चों। तमाम फिक्स एसेट को खरीदने और बेचने से जो पैसे आएं और जाएं, एक बार फिर कहूँगा, मुझे यकीन है आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से याद रखेंगे। फिक्स एसेट्स को मैं किसी का नाम लेके कह सकता हूँ कि वो रिपीट करे, इसलिए कान खोल के सब बच्चे मेरी बात सुने। मैं किसी का भी नाम लेके कहूँगा कि वो रिपीट करे, ठीक है, और वो रिपीट करेगा मेरी बात। मैंने कहा किसी भी फिक्स एसेट को, अच्छा अब फिक्स एसेट से मुराद जाहिर सी बात है मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी तरह मैं कोई इंटेंजिबल एसेट की बात नहीं कर रहा, मैं फिजिकल एसेट्स की बात कर रहा हूँ। किसी भी फिजिकल एसेट को, टेंजिबल एसेट को बेचने से पैसे आते हैं उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं, और ख़रीदने से पैसे जाते हैं, सही है। जब आप अपने फर्नीचर को ख़रीदें तो आपके पास से पैसे जाते हैं, और जब आप बिल्डिंग बेचें तो पैसे आते हैं। इक्विपमेंट ख़रीदें तो पैसे जाते हैं, इक्विपमेंट बेचें तो पैसे आते हैं। तमाम फिक्स एसेट टेंजिबल, सही है, टेंजिबल में एक्सेप्ट लैंड नहीं, लैंड भी। तमाम फिक्स एसेट्स को, सिर्फ कौन से एसेट्स को बेटा याद रहे मेरा बच्चा, किसे फोकस किया मैंने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन से एसेट्स देख रहा हूं मैं, हाँ फिक्स एसेट, सही है, फिक्स एसेट, याद रहे फिक्स एसेट, बिल्कुल सही। फिक्स एसेट से जो पैसे आते और जाते हैं, बहुत शुक्रिया आप सबने जवाब दिया, मेजॉरिटी ने जवाब मुझे लिख के भेजा, शुक्रिया। तो मैं कह रहा हूँ फिक्स एसेट को खरीदने और बेचने से जो पैसे आए और जाएं वो कौन सी एक्टिविटी है बच्चों, इन्वेस्टिंग, राइट। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बेटा बच्चों, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए शुक्रिया के साथ। लेकिन साथ साथ ध्यान से मेरी बात सुनते रहें, सब बच्चे अटेंडेंस मार्क कर दें लेकिन बात ज़रूर सुने मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो फिक्स एसेट को ख़रीदने और बेचने से जो पैसे आए और जाएं बिजनेस में उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अच्छा अगर ये क्लियर है मेरी बात
अगर मेरी बात आपको क्लियर है कि भाई फिक्स एसेट को खरीदने और बेचने से जो पैसे आए और जाएं वो इन्वेस्टिंग है, तो ज़रा मेरा साथ देंगे आप? मैं ऐसी ज़रा लिख के दिखाता हूँ आपको। जनाब अली, क्या लिख के दिखाता हूँ मैं आपको? लिख के दिखाता हूँ ये चीज़। अकाउंटिंग के बचपन में आपने पढ़े, अकाउंटिंग के बचपन में आपने पढ़े, क्या पढ़े? हेड्स। कितने हेड पढ़े, याद दिलाएं बीमारी का नाम? अच्छा जी, तो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, सही है। फिर आपने पढ़ी करंट लायबिलिटी, फिर आपने पढ़ी नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसा ही है। फिर आपने पढ़ा शेयर होल्डर इक्विटी, कंपनी के लिहाज से बात हो रही है। फिर आपने पढ़ा एक्सपेंस, फिर आपने पढ़ा रेवेन्यू, राइट। एक्सपेंस के साथ कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी होते हैं, रेवेन्यू के साथ कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी। तो प्यारे बच्चों, ज़रा सोच के बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? मुझे समझाओ ज़रा, कोशिश करो बोलने की, बताने की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन से नाम होंगे तुम्हारे ख्याल से? और करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिजनेस के सारे एक्सपेंस हैं, बिल्कुल सही। लेकिन मज़े की बात है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिजनेस के सारे एक्सपेंस हैं, लेकिन अशकांत गौर से सुन लो, तुमने जवाब सबसे पहले दिया है। याद रखना कि हम एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी है ना, हमें एक्सपेंस दिए होंगे और ना हमें रेवेन्यू, बल्कि हमें इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, दैट इज नेट प्रॉफिट। सही है, तो इसका मतलब है एक्सपेंस और रेवेन्यू आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन मसला क्या है अशकान, एहसन, महा, अंजिया, हरीम? मसला यह है प्यारे बच्चों कि तमाम एक्सपेंस जितने होते हैं, क्या सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उन्हीं से पैसे गए होते हैं? नहीं। बात यह है कि कुछ एक्सपेंस हो गए होते हैं लेकिन पैसे नहीं गए होते, उन्होंने हमारी करंट लाइबिलिटी को बढ़ा दिया होता है। इसका मतलब है करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और करंट, ये सब क्या हो गए? ये सब क्या हो गया बच्चों? स्क्रीन शेयर करें आपसे, लाइट ब्लू कलर है, हम भी इसको कर देते हैं लाइट ब्लू कलर। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमने वो वाला कलर है, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा हमें। बहरहाल ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये तो वहाँ आप अपने आप से सवाल करें, ये शीट देख के। अब सवाल करने का वक्त नहीं है ना बेटा। ये देखो, हम नेट इनकम में क्या कर रहे हैं? हम नेट इनकम में क्या कर रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल, हम कह रहे हैं लाइबिलिटी का बढ़ना, लाइबिलिटी का बढ़ना कैश बढ़ाता है, लाइबिलिटी का कम होना कैश कम करता है। हमने कहा ट्रेड रिसीवेबल का बढ़ना कैश कम करता है, ट्रेड रिसीवेबल का कम होना कैश बढ़ाता है। तो इसका मतलब है ये तमाम करंट एसेट ही तो लिखे मैं, ये तमाम करंट लाइबिलिटी तो हैं जिन्हें मैं नेट इनकम में क्या कर रहा हूँ? एड बैक और लेस। सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसलिए ऐड कर रहा हूँ सर, ये तो एक्सपेंस है, क्यों ऐड किया? क्योंकि इसके बदले में कैश जाता नहीं है, तो इसे वापस ऐड कर दिया। याद आया? तो इसका मतलब है नेट प्रॉफिट जब मैंने ले लिया, जब मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आगाज ही कहाँ से किया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर निकालने का आगाज मैंने कहाँ से किया? मैंने आगाज किया नेट इनकम से, और नेट इनकम में मैंने चीज़ों को ऐड लेस कर दिया जिनसे कैश आता और जाता नहीं है, तो मुझे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता चला। तो ये आ गया। इसके बाद मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी चीज़ें आती हैं बताओ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या चीज़ आती है बताओ? सिर्फ, जवाब नहीं आया बच्चों आपका अभी तक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या चीज़ आती है? सिर्फ। तो इसका मतलब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ एक चीज़ पे है बस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ एक चीज़ पे है। तो अब क्या क्या बचा मुझे बताओ, क्या क्या बचा? बताओ क्या क्या बचे? बस नॉन करंट एसेट बचे हैं जी अब्दुल करीम।
अंजिया करीम नॉन, अंजिया करीम, अंजिया अब्दुल करीम आप कह रही हैं नॉन, हाँ अब सही जवाब आया। तो हुज़ैफा लायबिलिटी पूरी बताओ ना बेटा, कौन सी लायबिलिटी बची? लायबिलिटी तो दो हैं, एक करंट और एक नॉन करंट। सर जी सर एक चीज पूछनी थी। आपने बताया था कि उस दिन जो कैश बुक वाला सिस्टम है वो डायरेक्ट मेथड है और वो यूज नहीं करते ना, हमारे कोर्स के अंदर है। जी जी। लेकिन कैश बुक वाला ज्यादा आसान और लाइक अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं है बजाय इसके, तो फिर वो एलिमिनेट, मतलब वो क्यों यूज नहीं होता? क्योंकि क्योंकि कैश बुक पूरे साल की जब आप उठा के रखेंगे अपने पास, तो आपके पास पता नहीं कितनी बार कैश आया और गया होगा। सोचिए, एक महीने की आप एक बिजनेस की, एक एक छोटे से बिजनेस की कैश बुक भी उठा के रख लें तो रोजाना कितनी बार कैश आ रहा है और कितनी बार कैश जा रहा है। सही है। तो आपको कैश को बायफरकेट जी करने में कितना टाइम लग जाएगा? तो ज्यादा आसान, सोचने की हद तक हरीम आसान लग रहा है तुम्हें, लेकिन जब तुम इनकम स्टेटमेंट से चलती हो तो इनकम स्टेटमेंट से कैश फ्लो बनाना ज्यादा आसान है। ठीक है। जबकि अगर तुम कैश बुक से चीजें देखोगी तो सोचो कि सिर्फ एक महीने की कैश बुक कितनी बड़ी होगी। हर दिन कस्टमर को माल बेचने से पैसे आए होंगे, हर दिन तुमने कैश पर सामान बेचा होगा, तो हर दिन दिनों के हिसाब से उठाओगी, महीनों के सब हिसाब से उठाओगी अमाउंट को, 12 महीने का डेटा सॉर्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। हाँ, अगर बिजनेस छोटा है, बिजनेस में कैश के इनफ्लोज बहुत कम है, तो फिर उस सूरत में किया जा सकता है काम, इसीलिए डायरेक्ट मेथड मौजूद है, वरना डायरेक्ट मेथड मौजूद ही नहीं होता। आई होप कि हरीम ने मेरी बात को गौर से सुना और समझा। जी सर, थैंक तो नॉन करंट लाइबिलिटीज जो हैं, और ये कहलाती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी और शेयर होल्डर इक्विटी, बस जो बची ये फाइनेंसिंग। तो अगर आप गौर से देखें तो मैंने कोशिश करके वो तमाम कलर्स यूज करके वहीं से दिखाया आपको। कलर तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे हैं, क्या बोले हैं, लाइट ग्रीन कलर है, कहाँ से लेकर आया बंदा, कलर ही बनाते हैं। आ गया मुबारक, सही है भाई। चलो अभी भी डार्क है लेकिन समझ में आ गया। बस बच्चों मीटिंग खत्म होने वाली है तो